Hello student, today we will start our new chapter MySQL. We are already learned about the MySQL in the class 11th. Today we will revision on that chapter and we will learn how we can retrieve the data from the database through the MySQL. So let us start. What is database? A database is an organized collection of interconnected data stored together to serve application. It works like a container which may contain the various database object. Database क्या होता है? Database एक प्रकार का organized collection होता है जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर किया जाता है और वो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है. अब ये डेटाबेस क्रिएट करने की ज़रूरत क्या पड़ती है? तो एक्चुअल में हम लोग जितनी भी एप्लीकेशन बनाते हैं उन एप्लीकेशन के अंदर डेटा आपको सेव करना होता है और डेटा सेव करने के लिए हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट की ज़रूरत होती है जिसके लिए हम लोग डेटाबेस का यूज़ करते हैं. इट वर्क्स लाइक अ कंटेनर. ये एक प्रकार का कंटेनर होता है क्योंकि आप जिसके अंदर डेटा सेव कर रहे हैं वो एक प्रकार से एज अ कंटेनर वर्क करता है विच में कंटेन द वेरियस डेटाबेस ऑब्जेक्ट. साथ में डेटा के साथ साथ ये कुछ वेरियस टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो डेटाबेस को एज अ डेटा स्टोर करने में हेल्प करते हैं वो भी इसी कंटेनर के अंदर रखे हुए होते हैं. मोस्ट ऑफ द डेटाबेस स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस ऑल्सो कॉल्ड टेबल्स. यहाँ पर जितने भी डेटाबेस हम लोग बात करेंगे या डेटाबेस की हम लोग बात करते हैं तो डेटाबेस जो स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है और टेक्निकली उन टेबल्स को हम लोग रिलेशंस कहते हैं. सच डेटाबेस आर नोन एज रिलेशनल डेटाबेस. तो इसी कारण से इस प्रकार के डेटाबेस जिसमें टेबल्स का यूज़ हो रहा हो, रो एंड कॉलम्स का यूज़ हो रहा हो, उस टाइप के डेटाबेस को हम लोग कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस. बिकॉज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो अभी हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे. A software used to manage relational database is called RDBMS, Relational Database Management System. अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? RDBMS. या RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. आपको ये शॉर्ट फॉर्म और इनके फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको ये पता होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने इस स्लाइड में अभी क्या देखा कि ऐसा डेटाबेस सिस्टम जिसको सॉफ्टवेयर्स के थ्रू मैनेज किया जाता है और जिसमें टेबल्स होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सम कॉमनली यूज्ड RDBMS सॉफ्टवेयर्स आर Oracle, MySQL, MS SQL सर्वर, Sybase एंड Ingres. अब हम लोग अगर RDBMS की बात कर रहे हैं या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कुछ जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें सबसे पहले Oracle का नाम आता है, MySQL का नाम आता है, MS SQL सर्वर का नाम आता है, Sybase होता है, Ingres होता है. ये सारे RDBMS के टाइप्स है जो हम लोग हमारी लाइफ में डेटाबेस एज अ डेटाबेस यूज़ करते हैं. वाई डेटाबेस सिस्टम इज़ यूज्ड? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? हमें डेटाबेस सिस्टम यूज़ क्यों करना चाहिए या इसका हमें क्या प्रॉफिट मिल सकता है या क्या प्रॉफिट मिलता है जिसके कारण हम इसको यूज़ करते हैं. डेटाबेस रिड्यूसेस रेडुडेंसी. It removes duplication of data because data are kept at one place and all the applications refers to the centrally maintained database. Database क्या करता है? जितनी भी डेटा की डुप्लीकेसी अवेलेबल होती है उसको रिमूव कर देता है. मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं. आपके मोबाइल में आपने किसी नाम से कोई नंबर सेव किया हुआ है और सेम नाम से आपको कोई दूसरा नंबर सेव करना है तो आपका मोबाइल क्या करता है? आपको एक एरर मैसेज देता है कि इस नाम से ऑलरेडी एक नंबर सेव्ड है. अगर आप फिर भी चाहते हैं सेव करना तो कर दीजिए, अदरवाइज़ क्या होगा बाद में इन फ्यूचर आप प्रॉब्लम फेस करेंगे. अगर आप उस पर्टिकुलर नाम से किसी का नंबर सर्च करेंगे तो आपके सामने 2 नंबर आएंगे. तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो नंबर सेव कर रहे होते हैं तो दूसरा जो नंबर है जो कि उसी नाम से हम सेव करना चाह रहे हैं तो उसके आगे 1 या 2 लगा देते हैं.
तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। और ये चीज़ मतलब सामने से एक एरर मैसेज का आना, ये किसके कारण पॉसिबल होता है? क्योंकि हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसके अंदर भी एक प्रकार का डेटाबेस होता है। वो डेटाबेस किसी भी डेटा की डुप्लीकेसी को अवॉइड करने की कोशिश करता है, और वो अवॉइड करने के चक्कर में हमें एक एरर मैसेज देता है कि आप सेम नाम के साथ एक नया नंबर सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे डुप्लीकेसी क्रिएट हो जाएगी और बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसी कारण से डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस के अंदर आने वाली डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज डेटाबेस कंट्रोल इनकंसिस्टेंसी। When two copies of the same data do not agree to each other, then it is called inconsistency. By controlling redundancy, the inconsistency is also controlled. अब देखिए, कभी ऐसा होता है, मान लीजिए मैंने मोबाइल के ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने राहुल शर्मा के नाम से एक नंबर सेव किया है और एक दूसरा नंबर सेव किया है राहुल गुप्ता के नाम से। अब किसी कारण से मैंने शर्मा और गुप्ता हटा दिया, क्योंकि जब मैंने सेव किया था तो दोनों के सरनेम अलग थे, तो सेव करते समय उनके सरनेम अलग होने के कारण मोबाइल में वो दोनों नाम सेव हो गए। लेकिन किसी कारण से या किसी दूसरी एप्लीकेशन के कारण से या मेरी गलती के कारण से दोनों के सरनेम आपस में हट जाते हैं, दोनों नाम के सरनेम मोबाइल फ़ोन से हट जाते हैं। तो एक मैसेज जनरेट हो जाता है और वो मैसेज वापस वही होता है कि आपके डेटाबेस के अंदर दो नाम सेम आ रहे हैं। तो दो नाम सेम हैं तो उस कारण क्या हो रहा है, डुप्लीकेसी क्रिएट हो रही है। तो इसे कहा जाता है इनकंसिस्टेंसी। मतलब जब आपके पास प्री एग्जिस्टिंग डेटाबेस हो और उसके अंदर किसी दूसरी एप्लीकेशन के कारण, किसी दूसरे ऑपरेशन के कारण आपका डेटा मिसमैच होने लगता है, तो उसे इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। और इस इनकंसिस्टेंसी को भी हम डेटाबेस के कारण ही रिमूव कर पाते हैं। अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना हो तो हम लोग इनकंसिस्टेंसी को रिमूव नहीं कर पाएंगे, या इसके ऊपर जो हमने पढ़ा रेडुडेंसी को रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब देखने के लिए तो दोनों टर्म एक जैसी है, रेडुडेंसी या इनकंसिस्टेंसी, लेकिन दोनों में बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है। रेडुडेंसी क्या होता है कि जब आप डेटा सेव कर रहे हो तभी आपको एक एरर मैसेज आ जाता है कि आप गलत नाम से डेटा सेव कर रहे हो या आप गलत डुप्लीकेट वैल्यू इंटर कर रहे हो। लेकिन इनकंसिस्टेंसी क्यों होती है कि जब डेटाबेस में डेटा तो पहले से सेव था, लेकिन कोई दूसरे ऑपरेशन के कारण या किसी एप्लीकेशन के कारण डेटा क्या हो रहा है, आपका मिसमैच हो रहा है, तो उसे इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। दोनों का मीनिंग यही है कि डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देना। लेकिन फिर भी एक होता है ऑपरेशन वाइल एंटरिंग द डेटा, और एक होता है कि डेटा आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग है लेकिन उसमें डुप्लीकेट वैल्यू जनरेट हो गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस कैन बी शेयर्ड अमंग सेवरल यूजर्स। अब डेटाबेस अगर हमने क्रिएट किया हुआ है तो डेटाबेस क्रिएट करने से फ़ायदा क्या होता है कि वही डेटाबेस सारे सिस्टम पे रन होता है और एक जैसा डेटा सभी सिस्टम पे दिखाई देता है। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, किसी एक स्कूल में अगर एक डेटाबेस को यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पे एक स्टूडेंट की जो बेसिक डिटेल है और उसकी जो टोटल डिटेल है वो सभी सिस्टम पे एक जैसी दिखाई देगी। मान लीजिए कि आपका आपके स्कूल में जो ऑफिस है वहाँ पे आपके पूरी जो डिटेल है, मतलब आपके नाम, सरनेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपके रिज़ल्ट, आपके मार्क्स, आपके अटेंडेंस वगैरह की जो टोटल डिटेल किसी ऑफिस के अंदर सेव की जाती है, अब वही डिटेल बाय चांस प्रिंसिपल अपने रूम में देखना चाहते हैं, अपने सिस्टम पे देखना चाहते हैं, तो वो उसी डेटाबेस का अगर यूज़ करेंगे तो सेम डेटा उनको कहाँ मिल जाएगा, उनके सिस्टम पे भी मिल जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर डेटा को हम लोग शेयर कर पाते हैं, और वो डेटा शेयर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डेटा को हमको इधर से उधर ट्रैवल नहीं करवाना पड़ता, हमें उसको बार बार अलग अलग जगह पे अपलोड या मेंटेन नहीं करना पड़ता। बस आप एक डेटाबेस में किसी डेटा की एंट्री करिए और उससे रिलेटेड पूरा डेटा आपको सारे सिस्टम पे मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग डेटा का शेयरिंग इजीली कर पाते हैं, इसी कारण से हम लोग डेटाबेस का यूज़ करते हैं। डेटाबेस एंश्योर्स सिक्योरिटी। डेटा आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सीडेंटल और intentional disclosure to unauthorized person और unauthorized modification। डेटाबेस क्या करता है, आपको एक प्रकार से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है।
क्योंकि जितने भी डेटाबेस मार्केट में हैं या जितने भी डेटाबेस क्रिएट किए जाते हैं उसमें पहले एक पासवर्ड होता है, आईडी और पासवर्ड उसमें भी डालना पड़ता है और उसी के बाद आप उस डेटाबेस के अंदर एंटर कर पाते हैं। दूसरे भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो डेटाबेस हमें प्रोवाइड करता है। अब इसमें सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है, तो इसमें ऑब्वियस है कि किसी भी कंपनी में आजकल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, जितने स्कूल हैं, जितने इंस्टीट्यूट हैं, सभी जगह डेटाबेस का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर्स के पीछे एज अ बैक एंड हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और जब डेटाबेस का यूज़ किया जा रहा है तो उसको सिक्योर बनाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं बैंकिंग की बात करूँ तो बैंकिंग का भी एक डेटाबेस होता है। अब बात आती है सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं क्योंकि बैंकिंग में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब अगर किसी ने 5000 रुपीज़ डिपॉजिट किए और घर आके सॉफ्टवेयर में चेंज कर दिया, 5000 की जगह कर दिया उसको 50,000, तो क्या होगा, ऑब्वियस है कि बैंक का लॉस हो जाएगा। उसको मिले कितने थे, 5000 इन कैश मिले थे और उसके अकाउंट में कितने दिखा रहा है, 50,000। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू या डेटाबेस को मेंटेन नहीं किया गया, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं किया गया, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। तो इस कारण से डेटाबेस जितने भी क्रिएट किए जाते हैं उनके अंदर खुद के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं और वो डेटाबेस के अंदर स्टोर किए गए डेटा को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सके। डेटाबेस मेंटेन इंटीग्रिटी, इट एनफोर्सेस सर्टेन इंटीग्रिटी रूल्स टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ करेक्टनेस ऑफ डेटा। अब डेटाबेस के अंदर भी बहुत सारे जो फीचर्स ऐसे होते हैं जो उसके इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं। इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं मतलब आप नीचे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। कभी आपने डेट डाल दी 25/25/2000, तो आपको सिस्टम क्या करेगा, एक एरर मैसेज दे देगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 25 तारीख तो हो सकती है लेकिन 25th मंथ होता है क्या, नहीं होता। तो सिस्टम भी अपनी तरफ से कुछ आपको सजेशन देता रहता है, एरर मैसेज देता रहता है कि आप यहाँ पर डेटा गलत डाल रहे हैं। अब बाय चांस मान लीजिए अगर डेटाबेस नहीं होता और हम ये सारी एंट्री कर रहे होते एक रजिस्टर के अंदर, तो उस कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति ने 25/25/2000 लिख दिया तो लिखा गया, रजिस्टर तो आपको बोलने नहीं आएगा कि आपने डेट गलत डाली। तो एक प्रकार से डेटाबेस क्या करता है, आपसे की जाने वाली कॉमन मिस्टेक्स को भी आपको बता देता है कि आपने मिस्टेक की है डेटाबेस के अंदर, तो आप इसको सुधार लें। तो यहाँ पर डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस की इंटीग्रिटी को बनाए रखता है और डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये 5 ऐसे पॉइंट है जो आपसे पूछे जाते हैं कि वाई वी नीड डेटाबेस सिस्टम, या वाई वी यूज़ डेटाबेस सिस्टम, या डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या हैं। तो आपको ये ये 5 पॉइंट आपको लिखना है और इसके अंदर 2-2 लाइन है। हेडिंग आपकी सही रखना है आपको, बाकी इसके अंदर का जो कंटेंट है वो आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेटा मॉडल्स की तरफ। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, डेटा मॉडल्स डिस्क्राइब हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड और स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटा मॉडल को हम लोग अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो डेटा मॉडल हमें क्या बताता है कि किस प्रकार से डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है या स्टोर किया जाता है डेटाबेस के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा मॉडल। अब देखा जाए तो बेसिक हमारे पास 4 टाइप के डेटा मॉडल होते हैं। एक होता है रिलेशनल डेटा मॉडल जो हम लोग लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं और आगे भी इसी के ऊपर हमें डिस्कशन भी करना है। और एक होता है नेटवर्क डेटा मॉडल, फिर होता है हायरार्किकल डेटा मॉडल और लास्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल मतलब क्या होता है, इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू रिलेशंस और टेबल्स। इस टाइप का जो डेटा मॉडल होता है इसके अंदर डेटा रिलेशंस या टेबल्स के अंदर सेव किया जाता है। रिलेशंस और मैंने अभी अपन ने पहले भी बात की थी, टेबल्स मतलब टेक्निकली इन्हें रिलेशंस कहा जाता है, और टेबल्स की अगर बात हो रही है तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर क्या होंगे, रो एंड कॉलम्स होंगे। तो जब डेटा को टेबल्स के अंदर मतलब रो और कॉलम के अंदर सेव किया जाता है तो उसे रिलेशनल डेटा मॉडल कहा जाता है। अ रो इन द टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप ऑफ द डेटा टू ईच अदर एंड इज कॉल्ड अ टपल और रिकॉर्ड। किसी टेबल में
जो रो होती है जो कि बाकी की रो के साथ एक रिलेशनशिप को शो करती है, उस पर्टिकुलर रो को हम लोग क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं या रिकॉर्ड बोलते हैं। और अ कॉलम इज कॉल्ड एट्रीब्यूट और फील्ड। अब रो की बात हो गई, अब अगर हम लोग कॉलम की बात करें तो एक सिंगल कॉलम जो होता है वह एट्रीब्यूट कहलाता है या फील्ड कहलाता है। मतलब एक सिंगल रो को हम लोग क्या बोलेंगे, टपल, रिकॉर्ड, या एक और वर्ड सुन लीजिए उसको एंटिटी भी कहा जाता है। तो टपल, रिकॉर्ड और एंटिटी। एंड अ कॉलम इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट और फील्ड। ये टेक्निकल टर्म है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल के ऊपर ही आगे पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसी के ऊपर हमारा जो क्वेरी है वो फायर होगी। तो आपको रिलेशनल डेटा मॉडल की ये जो टेक्निकल टर्म्स है ये अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है नेटवर्क डेटा मॉडल और हायरार्किकल डेटा मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ये जो 3 डेटा मॉडल है इनके हमें केवल नाम याद रखना है, इनके हमें केवल टाइप पढ़ना है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको रिलेशनल डेटा मॉडल अच्छे से पढ़कर समझना है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। नेटवर्क डेटा मॉडल क्या होता है? इन दिस मॉडल डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप अमंग डेटा इज शोन बाय लिंक्स। नेटवर्क डेटा मॉडल भी एक प्रकार का डेटा कलेक्शन करने का मेथड है जिसमें अलग अलग रिकॉर्ड्स को रिलेशनशिप के फॉर्म में क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है ये कौन शो करती है, लिंक्स। मतलब यहाँ पे लिंक्स का यूज़ किया जाता है। एक रिकॉर्ड है वो दूसरी रिकॉर्ड से लिंक के थ्रू क्या होगा, कनेक्टेड होगा। फिर जो दूसरा रिकॉर्ड है वो तीसरे रिकॉर्ड के साथ एक लिंक से कनेक्टेड होगा। मतलब यहाँ पर डेटा जो होता है वो लिंक के फॉर्म में सेव रहता है और इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, नेटवर्क डेटा मॉडल। नेक्स्ट वन इज हायरार्किकल डेटा मॉडल। हायरार्किकल डेटा मॉडल क्या होता है? इन दिस मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ ट्री। हायरार्किकल मॉडल के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो ट्री के फॉर्म में होते हैं। रिकॉर्ड एट द टॉप लेवल इज कॉल्ड रूट रिकॉर्ड। जो सबसे ऊपर वाला रिकॉर्ड होता है उसे रूट रिकॉर्ड कहा जाता है। एंड दिस में कंटेन मल्टीपल डायरेक्टली लिंक्ड चिल्ड्रन रिकॉर्ड्स, और उसी से जुड़े हुए बहुत सारे मल्टीपल लिंक्ड चिल्ड्रन रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और लास्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। अब ये जो डेटा मॉडल होता है ये यहाँ पर इसमें जो डेटा है वो क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सेव किया जाता है। तो ये काफ़ी अलग लेवल का होता है इसलिए अपन इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल क्या होता है तो आपको बताना आना चाहिए कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होते हैं और इनका जो कलेक्शन होता है मतलब उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है और क्लास उनकी बनाई जाती है। तो इस प्रकार से इसमें डेटा सेव किया जाता है। तो ये जो आखिरी के 3 मॉडल हमने पढ़े इनके केवल आपको नाम याद होना चाहिए, इनके बारे में आपको एक एक 2-2 लाइन पता होना चाहिए, लेकिन डिटेल में हमें पढ़ना है रिलेशनल डेटा मॉडल। अब ये जो अभी 4 हमने डेटा मॉडल पढ़े, इन 4 डेटा मॉडल्स के लिए हम लोग डायग्राम देखते हैं। डायग्राम से आपको और इजीली समझ में आएगा कि ये डेटा मॉडल कैसे होते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था रिलेशनल डेटा मॉडल, तो मैंने अभी आपको कहा था कि रिलेशनल डेटा मॉडल जो होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है। तो देखिए ये टेबल बनी हुई है। अब इसमें नेम, एड्रेस, DOB, सिटी और फ़ोन ये क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे क्योंकि कॉलम है, ठीक है। और इस पूरी टेबल को हम लोग रिलेशन भी बोलते हैं या टेबल भी बोलते हैं। अब ये एक जो कंप्लीट रो है, ये कंप्लीट रो क्या कहलाती है, एंटिटी या रिकॉर्ड, ठीक है। तो डेटा मॉडल्स में अगर रिलेशनल डेटा मॉडल की बात हो रही है तो उसको इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है नेटवर्क मॉडल। अब देखिए ये रिकॉर्ड हो गया, इस रिकॉर्ड की ये फर्स्ट एंटिटी, ये सेकंड एंटिटी और थर्ड एंटिटी, और ये वापस से लिंक के थ्रू क्या हो गया, रिकॉर्ड से कनेक्टेड हो गई। तो इस प्रकार से नेटवर्क डेटा मॉडल के अंदर क्या होता है, लिंक के थ्रू डेटा सेव किया जाता है और रिकॉर्ड बनाए जाते हैं और वो आपस में लिंक के थ्रू ही कनेक्टेड रहते हैं। फिर हमने पढ़ा था थर्ड हायरार्किकल डेटा मॉडल। तो हायरार्किकल में एक रूट रिकॉर्ड होता है और फिर उसके चिल्ड्रन रिकॉर्ड्स होते हैं, सब चिल्ड्रन रिकॉर्ड जिसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये हायरार्किकल डेटा मॉडल होता है। इसको ट्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ट्री स्ट्रक्चर लाइक जो मॉडल होता है जिसमें डेटा सेव किया जाता है उसे हायरार्किकल मॉडल कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने अलग अलग टाइप के डेटा मॉडल्स पढ़े। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग RDBMS की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, या RDBMS क्या होता है,
या इसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, वो सब हम लोग आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। RDBMS टर्मिनोलॉजी, रिलेशंस और टेबल। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी बोला था कि RDBMS के अंदर डेटा हमेशा टेबल्स के फॉर्म में सेव किया जाता है और टेबल्स को हम लोग रिलेशंस का नाम देते हैं, टेक्निकली से रिलेशंस कहा जाता है। अ रिलेशन और टेबल इज अ 2-dimensional मैट्रिक लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन द रो एंड कॉलम। इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब रिलेशन या टेबल की जो बात हो रही है, ये एक प्रकार से 2-dimensional स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग मैथमेटिकली एक टर्म होती है मैट्रिक्स, जिसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है। आप लोग एक्सेल यूज़ करते हैं तो एक्सेल जो रहता है वो भी एक प्रकार से रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसी प्रकार से डेटा भी जो हम लोग डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, डेटा उसके अंदर रो और कॉलम के फॉर्म में सेव किया जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और वो प्रॉपर्टीज़ नीचे मेंशन की गई है। फर्स्ट वन इज कॉलम होमोजीनियस, ऑल आइटम इन अ कॉलम आर सेम डेटा टाइप्स। किसी भी एक कॉलम की अगर बात की जाए तो उसके अंदर जो डेटा रखा जाता है वो एक ही टाइप का होता है। मान लीजिए आपने एक टेबल बनाई है जिसमें फर्स्ट कॉलम आपने रखा रोल नंबर का, दूसरा रखा है नेम का और थर्ड कॉलम आपने यूज़ किया फ़ोन नंबर का। तो जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सभी स्टूडेंट के केवल रोल नंबर ही लिखे जाएंगे, उनका नाम, उनका सरनेम, उनका एड्रेस या उनका कोई और डिटेल उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर नहीं रखी जा सकती। जो सेकंड कॉलम आपने बनाया था स्टूडेंट के नेम का, उसके अंदर स्टूडेंट के नाम ही लिखे जाएंगे, उसमें एड्रेस, पिन कोड या उनका रोल नंबर या उनके मार्क्स, ऐसे कुछ भी कोई दूसरी डिटेल उस कॉलम में नहीं रखी जा सकती। वैसे ही जो थर्ड कॉलम आपने बनाया था फ़ोन नंबर का, तो फ़ोन नंबर वाले कॉलम के अंदर केवल स्टूडेंट के फ़ोन नंबर ही इंक्लूड किए जाएंगे और उसके अलावा उसमें कोई और डिटेल नहीं रखी जाएगी। तो इसी कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, कॉलम होमोजीनियस। जो रिलेशंस होते हैं या जो टेबल्स होती है उसके कॉलम कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस होने का मतलब आपको अब क्लियर हो गया होगा कि उसके अंदर जो डेटा होता है वो एक ही टाइप का होता है। ईच कॉलम असाइंड अ यूनिक नेम एंड मस्ट हैव एटॉमिक इंडिविजुअल वैल्यू। हर कॉलम को एक यूनिक नेम दिया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि एक टेबल बनाई गई है जिसमें रोल नंबर फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम में नेम ऑफ द स्टूडेंट है और थर्ड कॉलम में फ़ोन नंबर है। तो जो हमने कॉलम के नेम दिए, मतलब फर्स्ट कॉलम को हमने क्या नाम दिया है, रोल नंबर, सेकंड कॉलम को हमने क्या नाम दिया, नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो ये जो हमने नाम दिए हैं ये हर कॉलम को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनके कॉलम की एक यूनिक वैल्यू असाइन की जा सके या उन्हें कीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। अब ये कीज़ क्या होती है ये हम अभी आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। A rows of the relations are distinct, that is no two identical row record can exist in the relation। हमने जब लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था डेटा रेडुडेंसी। डेटाबेस हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें डेटा का डुप्लीकेसी जो होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती या डेटा डुप्लीकेट तरीके से सेव नहीं हो सकता। मतलब सेम दो एक जैसी रो आपको किसी भी डेटाबेस में नहीं मिलेगी, ये डुप्लीकेसी कहलाती है। और ये डुप्लीकेसी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो पहले ही अवॉइड कर देता है। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी एक टेबल के अंदर जितनी भी रो होगी, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे या उनके बीच में कोई सी भी दो रो या कोई से भी दो कॉलम आपको सेम नहीं मिलेंगे। ऑर्डरिंग ऑफ रो रिकॉर्ड्स और कॉलम फील्ड आर इममटेरियल। अब देखिए यहाँ पे रो और कॉलम का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बाकी डेटा आपका सेम रहेगा। मान लीजिए मैंने एक टेबल अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि पहले रोल नंबर, फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर फ़ोन नंबर, ऐसी मैंने एक टेबल बनाई। हो सकता है सेम वही डेटाबेस, सेम वही स्ट्रक्चर कोई और भी बनाए, लेकिन वो हो सकता है कि रोल नंबर पहले रखें, फिर फ़ोन नंबर रखें और फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट रखें, या हो सकता है रोल नंबर सबसे लास्ट में रखें। तो यहाँ पर कॉलम के ऑर्डर से या मैं ये कह सकता हूँ कि रो के ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेटाबेस आपका सेम ही रहता है। मतलब यहाँ पे कॉलम आगे पीछे हो सकते हैं, रो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो डेटाबेस क्रिएट किया गया है वो डेटाबेस एक ही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं डोमेन की।
It is collection, or we can say it is a set of possible values from which the value for a column is derived. अब देखिए डोमेन क्या होता है, डोमेन को हम लोग एक प्रकार से सोर्स बोल सकते हैं। सोर्स मतलब जहाँ से हमने किसी कॉलम की सारी वैल्यूज़ को उठाया है वो क्या कहलाता है, सोर्स कहलाता है, या उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं। देन नेक्स्ट वन इज टपल, एंटिटी या रिकॉर्ड। अब ये आपको टर्म अच्छे से समझना और याद रखना जरूरी है। टपल की बात हो रही हो, एंटिटी की बात हो रही हो, रिकॉर्ड की बात हो रही हो, इन सभी का मीनिंग एक ही होता है। और ये होते क्या है, तो किसी भी टेबल के अंदर जो एक कंप्लीट रो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टपल, एंटिटी या रिकॉर्ड, या उसे सिंपल रो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट और फील्ड। अब एट्रीब्यूट या फील्ड क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया जो टेबल्स होती है उन टेबल्स के जो सिंगल कॉलम होते हैं उन्हें एट्रीब्यूट या फील्ड कहा जाता है। कॉलम ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट और फील्ड। वही बात मैंने अभी आपको बोली कि किसी टेबल में जिस प्रकार से टपल, एंटिटी और रिकॉर्ड होते हैं, मतलब वो रो को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे जब कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट यूज किए जाते हैं तो उसे एट्रीब्यूट या फील्ड कहा जाता है। डिग्री, नंबर ऑफ द कॉलम, और वी कैन से इट इज अ एट्रीब्यूट इन अ टेबल। किसी टेबल के अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट या नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। मान लीजिए अभी जो मैं टेबल की बात कर रहा था जिसमें रोल नंबर थे, फ़ोन नंबर थे, नेम ऑफ द स्टूडेंट था, तो यहाँ पे कितने कॉलम थे, 3 कॉलम। मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट थे, 3 एट्रीब्यूट थे। तो इस टेबल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। नेक्स्ट वन इज कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल। किसी टेबल में नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ रिकॉर्ड या नंबर ऑफ एंटिटी, नंबर ऑफ टपल, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डिनलिटी। मान लीजिए मेरी एक जो मैंने अभी टेबल बनाई है उसमें मैंने 50 स्टूडेंट की एंट्री की हुई है, तो 50 जो है वो 50 क्या कहलाएगा, उस टेबल की कार्डिनलिटी कहलाएगी। उसकी अगर मैं डिग्री की बात करूं तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। डिग्री 3 क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। और कार्डिनलिटी 50 कितनी क्यों होगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एंटिटी या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 50 है। तो इस प्रकार से हम लोग डिग्री और कार्डिनलिटी किसी एक पर्टिकुलर टेबल की या रिलेशन की निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंसेप्ट ऑफ कीज। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इस पे आपको शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है और आपसे इनके बारे में भी आपस में कंपेयर करने के लिए भी कहा जाता है। तो अपन देखते हैं क्या होता है। इन अ रिलेशन each record must be unique, that is no two identical records are allowed in the database। अब हम जब रिलेशन की बात करते हैं, अब मैं बार बार आपको नहीं बोलूँगा रिलेशन मतलब टेबल, जब हम लोग टेबल की बात करते हैं, रिलेशन की बात करते हैं, तो उसमें हर रिकॉर्ड को यूनिकली एंटर किया जाता है। यूनिकली एंटर किया जाता है मतलब, या यूनिकली उसको रखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी टेबल में जो अभी मैंने 50 स्टूडेंट की बात की थी, तो उसमें 50 स्टूडेंट में कोई भी स्टूडेंट रिपीट नहीं होगा। वहाँ पे 50 जो रिकॉर्ड्स है या 50 जो स्टूडेंट की डिटेल है वो डिटेल टोटली एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होगी। तो और वैसे भी डेटाबेस भी मुझे अलाउ नहीं करेगा, मैं जैसे कोई डुप्लीकेट वैल्यू डालने जाऊँगा डेटाबेस मुझे मना कर देगा, एरर दे देगा। अ कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम विच आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड कॉल्ड कीज ऑफ द टेबल। अब जब हम एक ऐसा डेटाबेस बना लें जिसमें हमने 50 स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर दिया है, तो अब हमें ज़रूरत पड़ती है की। ये की क्या होती है, किसी एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम के कॉम्बिनेशंस को हम लोग की बोलते हैं। अब किसको हम की बोलेंगे, किस कॉलम को की बोलेंगे या किस कॉलम को हम लोग की नहीं बोलेंगे, या कौन सी कॉलम कौन सी की कहलाएगी, ये अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी टेबल से डेटा को रिट्रीव करने के लिए हमें की ज़रूरत पड़ती है, और की किसी एक कॉलम को या मल्टीपल कॉलम के कॉम्बिनेशंस को कहा जाता है। अ की एट्रीब्यूट मस्ट हैव यूनिक नॉन रिपीटेबल वैल्यू। अब की क्या होती है, तो की एक प्रकार का एट्रीब्यूट होता है जो आपको डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी जिस टेबल की बात कर रहा था उसको मैं वापस से आपको एलाबोरेट कर दूँ। एक टेबल है जिसमें रोल नंबर है, नेम ऑफ द स्टूडेंट है और फ़ोन नंबर है। अब हो सकता है कि उस टेबल के अंदर 2 स्टूडेंट के नाम सेम हो। मान लीजिए अमित शर्मा और दूसरा रोल नंबर 4 है और रोल नंबर 5 है अमित शर्मा, ठीक है।
तो यहाँ पे अमित शर्मा क्या हो गए, 2 हो गए। अब अभी जैसा भी मैंने क्या कहा था कि किसी भी टेबल में डुप्लीकेट वैल्यू सेव नहीं होती, तो डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे अमित शर्मा और अमित शर्मा नहीं है, कंप्लीट एक रो डुप्लीकेट नहीं होती। तो जो पहला वाला अमित शर्मा है उसका रोल नंबर 4 है, दूसरा वाला जो अमित शर्मा है उसका रोल नंबर 5 है। तो एक कंप्लीट रो की अगर बात की जा रही है तो एक कंप्लीट रो कभी भी डुप्लीकेट नहीं मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे रोल नंबर अलग अलग हो गए। तो रोल नंबर एक ऐसा कॉलम हो गया जिससे आप अलग अलग स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बाय चांस रोल नंबर का कॉलम नहीं होता तो अब आप लोग खुद जज करिए कि क्या मैं 2 अमित शर्मा में से आइडेंटिफाई कर पाता कि कौन सा अमित शर्मा किस अमित शर्मा से मुझे काम है और कौन सा अमित शर्मा मुझसे मिलने आया है। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी भी एक ऑप्शन है फ़ोन नंबर, क्योंकि 2 अमित शर्मा के फ़ोन नंबर सेम नहीं हो सकते। तो मैं फिर फ़ोन नंबर के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई करूँगा कि कौन सा अमित शर्मा कौन सा है। ठीक है, लेकिन अगर अमित शर्मा वाला फ़ोन नंबर वाला कॉलम भी अगर नहीं होता तो फिर 2 अमित शर्मा को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता और वो अपने आप में कंप्लीट टपल होती। केवल एक ही कॉलम होता तो अपने आप में कंप्लीट टपल होती और वैसे भी डेटाबेस आपको सेम नाम के साथ रिकॉर्ड को एंट्री करने नहीं देता। लेकिन अब जब हमारे पास रोल नंबर का कॉलम भी है, फ़ोन नंबर का कॉलम भी है, तो देखा जाए तो एक कंप्लीट रिकॉर्ड में फर्स्ट जो अमित शर्मा है उसके रिकॉर्ड में क्या आ रहा है 4 अमित शर्मा और उसका फ़ोन नंबर। दूसरे रिकॉर्ड में क्या आ रहा है 5 अमित शर्मा और उसका फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे 2 कॉलम एग्जैक्टली 2 रो एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे एंट्री तो हो गई। लेकिन अब मैं इन 2 अमित शर्मा को आइडेंटिफाई कैसे करूँ, क्योंकि हो सकता है ना किसी एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम नाम और सेम सरनेम के हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग रोल नंबर का यूज़ करते हैं। अब शायद आपको ये भी समझ में आया होगा कि रोल नंबर क्यों क्लास में असाइन किए जाते हैं। क्लास में रोल नंबर असाइन इसलिए ही किए जाते हैं कि अगर सेम नाम हो, सेम फादर नेम वाले रोल नंबर भी आ जाए, सेम नेम सेम सरनेम विथ सेम फादर नेम, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उन्हें रोल नंबर से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसलिए रोल नंबर असाइन किए जाते हैं, क्योंकि रोल नंबर एक यूनिक वैल्यू होती है जो हर एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है। तो कोई एक ऐसा कॉलम जो डेटाबेस में से डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है, उन्हें हम लोग कीज़ बोलते हैं। ठीक है, और जो ऐसी की होती है जो यूनिकली जो पूरी टेबल्स में अकेली होती है, जो डेटा को आइडेंटिफाई करती है, उसको हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। तो हर टेबल में एक प्राइमरी की आपको हमेशा मिलेगी और वो की बनाई इसलिए जाती है ताकि उस टेबल से डेटा को रिट्रीव करने में हमारी हेल्प की जा सके। A set of 1 or more column that can uniquely identify a record in the relation is called primary key। अब ये जो प्राइमरी की होती है ये हो सकता है कि सिंगल एक कॉलम को लेके बना दी जाए, हो सकता है कि 2 कॉलम या उनके कॉम्बिनेशन से प्राइमरी की बनाई जाए। तो प्राइमरी की बनाने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको एक कॉलम की ज़रूरत है या 2 कॉलम की या मल्टीपल कॉलम्स की। ठीक है, एक सिंगल कॉलम से भी प्राइमरी की जनरेट की जा सकती है और मल्टीपल कॉलम से भी प्राइमरी की जनरेट की जा सकती है। उसके बाद होता है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या होता है, अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम विच कैन बी यूज एज अ प्राइमरी की आर कॉल्ड कैंडिडेट की। अब वो सारी कीज़ का ग्रुप जिसमें जो प्राइमरी की बन सकती है, उन्हें उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की। जैसे जो टेबल की बात मैं कर रहा हूँ उसमें एक तो रोल नंबर है और एक आपका फ़ोन नंबर है, तो दोनों को इंडिविजुअल प्राइमरी की बनाया जा सकता है, दोनों के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बनाया जा सकता है। तो रोल नंबर और जो फ़ोन नंबर है वो फ़िलहाल अभी जब तक प्राइमरी की का डिसीजन नहीं हुआ है तब तक वो दोनों कीज़ क्या कहलाएगी, कैंडिडेट की कहलाएगी। और इन दोनों की में से किसी एक को क्या बनाया जा सकता है, प्राइमरी की, या हम लोग चाहें तो दोनों के कॉम्बिनेशन को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट की। अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट की। अब अल्टरनेट की क्या होता है, अब मान लीजिए अभी कैंडिडेट की बात हो रही थी कि वो सारी कॉलम जिनको हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं, अब उसमें से हमने और लेकिन उस समय तक बनाया नहीं गया था तो सारी कैंडिडेट की कहलाती थी। लेकिन जब एक बार डिसाइड हो जाता है कि ये प्राइमरी की होगी तो बची हुई जो कीज़ होती है जिनको प्राइमरी की बनाया जा सकता था उन्हें अल्टरनेट की कहा जाता है। क्लियर है। और लास्ट होता है फॉरेन की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट की होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को आपस में कनेक्ट करती है।
मान लीजिए एक टेबल है जिसमें मेरे पास रोल नंबर है, स्टूडेंट के नेम है और उनके फ़ोन नंबर है, और एक दूसरी टेबल है जिसमें रोल नंबर है और साथ में उनकी क्लास है। तो क्या मैं केवल एक टेबल से, मान लीजिए मेरे पास एक जो दूसरी टेबल है जिसमें रोल नंबर है और साथ में उनकी क्लास है, तो क्या मैं पता कर सकता हूँ कि अमित शर्मा की क्लास कौन सी है? अगर मैं फर्स्ट टेबल से देखूँ तो नाम पता चल जाएगा, लेकिन उसकी क्लास कौन सी है नहीं पता चलेगा। और दूसरी टेबल से देखूँ तो उसमें क्लास पता चल जाएगी, ये कौन से स्टूडेंट की क्लास है ये पता नहीं चलेगी। तो दोनों टेबल की अपनी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, लेकिन दोनों टेबल से मेरा डेटा जो मैं चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अमित शर्मा कौन सी क्लास में है ये पता करना चाहता हूँ। तो पहली टेबल से मुझे क्या पता चल रहा है? अमित शर्मा का फ़ोन नंबर, उसका रोल नंबर, लेकिन क्लास पता नहीं चल रही। दूसरी टेबल से मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो टेबल है ये क्लास 12 के स्टूडेंट की है, लेकिन क्लास 12 में कौन कौन से स्टूडेंट है ये पता नहीं चल रहा है। तो मैं कैसे जस्टिफाई करूँ कि अमित शर्मा की क्लास कौन सी है या क्लास 12 में कौन कौन सा स्टूडेंट है? तो इन दोनों टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम होता है जो दोनों टेबल को जोड़ने का काम करता है। तो जो दोनों टेबल को जोड़ने का काम करता है, ऐसे कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन की। अब देखिए दोनों टेबल में मैंने एक कॉलम को कॉमन रखा है, कौन सा? रोल नंबर का। तो रोल नंबर 4 जो है वो अमित शर्मा का है और उसका फ़ोन नंबर मुझे एक टेबल से मिल रहा है, लेकिन दूसरी टेबल में मैं देखूंगा कि रोल नंबर 4 की क्लास कौन सी है। तो रोल नंबर 4 की क्लास मुझे पता चल जाएगी कि वो 12th में, ठीक है। तो मुझे यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई, दोनों टेबल के कॉम्बिनेशन से मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अमित शर्मा जिसका रोल नंबर ये है, इसका फ़ोन नंबर ये है और इसकी क्लास 12th है। क्लियर है? तो मतलब रोल नंबर वाला जो कॉलम है दोनों टेबल्स के अंदर, वो क्या हो गया? एक ऐसी लिंक हो गई जो एक टेबल को दूसरी टेबल से या मल्टीपल टेबल से जोड़ने का काम करती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन की। क्लियर है? समझ में आया? फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो प्राइमरी की और एक फॉरेन की। जनरली एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है कि ये होती क्या है या इनका टास्क क्या होता है। अ नॉन की कॉलम हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की। हाँ, और ये बात भी जरूरी है कि जिसको हम लोग फॉरेन की बना रहे हैं वो फॉरेन की दोनों टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए, क्योंकि वो प्राइमरी की होगी नहीं, एक टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए और दूसरी टेबल में वो एक जनरल की भी हो सकती है, या दूसरी टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए और एक में वो जनरल की भी हो सकती है। ऐसा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब वो प्राइमरी की होगी तभी तो वो डेटा को रिट्रीव कर पाएगी, तो प्राइमरी की का होना उसका कंपलसरी है। तो ये 4 कीज़ जो अपन ने अभी पढ़ी, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और इसके बारे में आपको अगर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े तो आपको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू MySQL। अब इंट्रोडक्शन टू MySQL की अगर हम लोग बात करें तो MySQL होता क्या है? MySQL इज़ एन ओपन सोर्स फास्ट रिलायबल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MySQL एक प्रकार का RDBMS है। RDBMS का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग डेटा को सेव करते हैं, मतलब ये DBMS है। ये ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स होने का मतलब आपको पता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी को रॉयल्टी देने की या इसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये फास्ट होता है, रिलायबल होता है। रिलायबल होने का मतलब है कि आप इस पर विश्वास करके अपना डेटा इसके अंदर सेव कर सकते हैं। इट इज़ अल्टरनेटिव टू मैनी ऑफ द कमर्शियल RDBMS। ये एक प्रकार से बाकी की जो RDBMS है उनका अल्टरनेटिव होता है, क्योंकि बाकी के RDBMS जो होते हैं वो कमर्शियल होते हैं। कमर्शियल होने का मतलब होता है कि आपको उनके लिए पेमेंट करना पड़ता है, इसके लिए आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जिसके कारण हम इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओपन सोर्स होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये बात मैंने आपको बता दी कि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये ओपन सोर्स है और ये लैम्प ग्रुप का मेंबर भी है। ठीक है, लैम्प ग्रुप में क्या होता है? लिनक्स, अपाचे, MySQL, PHP, पर्ल, पाइथन, ये सारे ओपन सोर्स का एक ग्रुप होता है जिसको लैम्प ग्रुप कहा जाता है, तो उसका ये फैमिली मेंबर है। पोर्टेबिलिटी, इट कैन बी इंस्टॉल्ड एंड रन ऑन एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर एंड OS लाइक लिनक्स, MS विंडोज़ और मैक। इसकी पोर्टेबिलिटी बहुत ईजी होती है, आप इसको किसी भी हार्डवेयर पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी,
ऑब्वियस है कि मैंने आपको बताया था कि आरडीबी में हमेशा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको पासवर्ड आईडी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने डेटाबेस को सिक्योर रख सकें। कनेक्टिविटी, अब ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कनेक्ट हो जाता है, मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम बनाएं और जब आपको डेटाबेस की ज़रूरत हो तो आप MySQL यूज़ कर लें। MySQL हर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और हर लैंग्वेज के साथ क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है एज अ डेटाबेस। क्वेरी लैंग्वेज, it uses SQL structured query language as a query language which is standardized by ANSI। ये क्वेरी लैंग्वेज को फॉलो करता है। क्वेरी लैंग्वेज क्या करती है, आपको डेटा को एक्सेस करने में हेल्प करती है। कहाँ से, MySQL से। MySQL क्या है, एक प्रकार का डेटाबेस है जिसके अंदर डेटा को सेव किया जाता है। अब हम लोग आने वाले कुछ जो लेक्चर्स हैं उसमें MySQL और इसके कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से डेटा इसके अंदर सेव किया जाता है और किस प्रकार से डेटा इससे रिट्रीव किया जाता है। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।